Good morning, students. We were discussing chapter 10 इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें हमने अब तक डिस्कस किया सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3), 17(4) हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार इनको थोड़ा सा समरी में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको 17(4) और उसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्शन 17(1) में हमने देखा कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं और उस पर जो जीएसटी हम पे करते हैं, वो जीएसटी हमारे लिए हो जाता है इनपुट जीएसटी। तो क्या हम उस इनपुट जीएसटी को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम अपनी सेल करते हैं उसके लिए? तो ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि जो आपने गुड्स और सर्विसेज परचेज़ किए हैं, क्या वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किए हैं। मतलब बिज़नेस पर्पस का नाम मतलब कि आपने उन्हें फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर यूज़ करने के लिए ख़रीदा, या उनको आगे रीसेल करने के लिए बिज़नेस में एज फिनिश प्रोडक्ट ख़रीदा है और आगे आप उसकी सेल करेंगे, तब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदे अपने पर्सनल पर्पस के लिए, कि जैसे घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके लिए आपने ख़रीदा सामान, ब्रिक्स वगैरह या आयरन, और उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया, तो उस जीएसटी इनपुट को आप बिज़नेस की सेल के आउटपुट जीएसटी पर एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कोई भी अदर पर्पस हो, चाहे वो पर्सनल पर्पस हो या कोई और पर्पस हो, पर बिज़नेस पर्पस नहीं हो, तो आप उसका आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने जो गुड्स एंड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जो हम परचेज़ कर रहे हैं, हम उससे दो तरह की सप्लाई करते हैं। एक जो टैक्सेबल सप्लाईज़ है या ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, मतलब एक्सपोर्ट्स, और कुछ हम ऐसे गुड्स भी सप्लाई करते हैं जो कि हमारे एग्जेम्प्टेड हैं। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी हम सेल कर रहे हैं, तो नेचुरल है उस केस में हमारी जो इनपुट होगा जीएसटी का, जो हम परचेज़ करेंगे, वो गुड्स हमारे तीन तरीके के होंगे। एक जो सिर्फ हमने टैक्सेबल सप्लाई के लिए ख़रीदा, जब मैं टैक्सेबल सप्लाई के गुड्स खरीदे और बेचा, तो वो तो पूरा अलाउड होगा। एक जो हमने एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए गुड्स खरीदे, तो उसके लिए जो इनपुट क्रेडिट होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। और तीसरा वो गुड्स और सर्विस या वो खर्चे आपने किए, जैसे ऑफिस का रेंट आपने दिया, तो वो दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी। तो उस केस में हम उसको प्रोपोर्शनेटली क्लेम करेंगे। तो उसके लिए हमें टैक्सेबल सप्लाई की टर्नओवर और एग्जेम्प्टेड सप्लाई की टर्नओवर दोनों को ऐड करके प्रोपोर्शन निकालनी पड़ेगी। जितनी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की टर्नओवर होगी उतना प्रोपोर्शन हमारा डिसअलाउ होगा, और जितनी हमारी टैक्सेबल सप्लाई होगी उतनी प्रोपोर्शन हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबल होगी, हम अलाउ कर सकते हैं। तो जो हमारा कॉमन आईटीसी है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। देन वी कम टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, जिसमें बताया गया एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ हम किसे कहेंगे। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ इंक्लूड करती है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग जहाँ पर जीएसटी नहीं लगता। ये वो केस है जब आप पूरी बिल्डिंग बना लेते हैं और उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उसके बाद आप उसको बेचते हैं। जब आप उसके बाद एडवांस पकड़ते हैं बेचने के लिए, तब उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में इंक्लूड है आपका सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज़ लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। मतलब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस का, तो उस केस में उस गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस पे रिसिपिएंट की ड्यूटी है टैक्स पे करने की, तो उस टर्नओवर को भी हम कहेंगे एग्जेम्प्टेड सप्लाई। और साथ ही सप्लाई चार्ज टू नील रेट ऑफ ड्यूटीज़, जिन पे अभी नील रेट लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नील रेट और ज़ीरो रेट में फ़र्क है। ज़ीरो रेटेड हम एक्सपोर्ट्स को कहते हैं, नील रेटेड उनको कहते हैं जिन पे कोई टैक्स अभी नहीं लग रहा। जो जीएसटी
के अंदर कवर्ड तो है, लेकिन अभी टैक्स इन पर नहीं लग रहा। इसी तरह से और इसमें इंक्लूड करेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग कर दिया, और पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जीएसटी में तो हैं अभी, लेकिन अभी इन पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये सब मानी जाएंगी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 की। जो बैंकिंग कंपनीज हैं जो कि लोन्स देती हैं और लोन्स ही लेती हैं, डिपॉजिट्स लेती हैं और एडवांसेस देती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी फाइनेंस का काम करती हैं। तो बेसिकली एनबीएफसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग कंपनीज ज़्यादातर गवर्नमेंट की या दोनों का, प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स होता है इसमें शेयर होल्डिंग। अब आईटीसी क्लेम ये कितना करेंगी, कैसे करेंगी, तो इसको समझने के लिए पहले हमें ज़रा बैंकिंग का बिजनेस समझना होगा कि उनको इनकम कहाँ से जनरेट होती है। तो जो बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली कंपनीज है, उनकी इनकम जनरेट होती है इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट जो वो लोन्स पर लेती है, जो लोन्स वो प्रोवाइड करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। इस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो बाकी वो सर्विसेज देती है बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज, उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि बैंक चार्जेस, वो आपसे चेकबुक के चार्जेस लेते हैं, अकाउंट के क्वार्टरली बैलेंस नहीं मेंटेन किया या मंथली बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो चार्जेस लेते हैं। वो आपसे ड्राफ्ट बनवाते हैं, आप पे ऑर्डर बनवाते हैं, उसके लिए चार्जेस लेते हैं। या आप क्रेडिट कार्ड की वो सर्विसेज देते हैं, उसके ऊपर चार्जेस लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वो लोन देते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अकॉर्डिंगली, तो उस लोन के ऊपर जो वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट लोन देंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन लोन थ्रू क्रेडिट कार्ड दिया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर जीएसटी भी वो चार्ज करते हैं। तो ये सब क्रेडिट कार्ड चार्जेस, ये सब के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कुछ सर्विसेज इस तरह की देते हैं, कुछ सर्विसेज देते हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता। तो सवाल ये है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम करेंगे। तो इसके लिए जीएसटी लॉ में बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज़ को ऑप्शंस दिए गई हैं। उनको 2 ऑप्शंस दी गई हैं, वो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अवेल कर लेती हैं। तो उसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं उनकी अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस होती हैं। तो नेचुरल है उनको भी अलग अलग स्टेट में अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब वो अलग अलग स्टेट में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो वो सब ब्रांचेस आपस में क्या मानी जाएंगी, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स भी आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं और एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कोई इनकम जनरेट कर सकती है। तो उस केस में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 100% अलाउ होगा। अब बात आ गई बाकी इनकम्स की जो वो दूसरे लोगों से कमाती हैं। तो उस केस में अगर वो कोई परचेजेस करती हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए और उसको वो यूज़ करती हैं फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस में ब्लॉक्ड क्रेडिट वगैरह भी आते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई खर्चा किया या कोई और तरीके से खर्चा किया। ये ब्लॉक्ड क्रेडिट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ कंडीशंस बताई हैं कि ये परचेजेस के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब बात आ गई जो बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज दोनों तरह की टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करिए, जैसे अभी मैंने पहले बताया। तो उस केस में उनको 2 ऑप्शन दी गई हैं कि या तो वो 17(2) को कंप्लाई करें, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पर टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई और टोटल सप्लाई जिसमें आपकी एग्जेम्प्टेड भी है, दोनों की प्रोपोर्शन निकाल लीजिए और उनकी प्रोपोर्शन के हिसाब से आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। या फिर दूसरा है कि आपको वो कह रहे सीधा सीधा आपका जितना एलिजिबल आईटीसी बनता है उसका आप 50%
सीधा सीधा आप क्लेम करो, आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट की। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बताया गया सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। ये वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसके लिए कहा कि ये आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करें, चाहे आप इसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ करें, तब भी हम आपको ये आईटीसी नहीं देंगे। तो बेसिकली ये कुछ आइटम्स है जो कि कंजम्पशन नेचर की है और एंड यूज़र के लिए कोई बिजनेसमैन इसको एज एंड यूज़र इसको लेता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर डबल कमाई की जाए। इसके ऊपर आईटीसी तो देगा बिजनेसमैन, लेकिन हम इसको आईटीसी को क्रेडिट नहीं देंगे जो वो आगे अपनी सप्लाई कर रहा है उसके लिए। तो अब इसमें ये ध्यान रखना कौन से आइटम है और उसमें कितना कब अलाउड और कब अलाउड आईटीसी नहीं है, ये चीज़ समझनी है। जैसे पहली बात आती है मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स के लिए वो कहते हैं मोटर व्हीकल में आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर वो सीटिंग कैपेसिटी आपकी 13 तक है तो हम कुछ केसेस में अलाउ करेंगे और कुछ केसेस में नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन अगर वो सीटिंग कैपेसिटी आपकी 14 या उससे ज़्यादा है और तब वो चाहे आपके किसी भी पर्पज़ के लिए हो, हम उसे अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर वो 13 तक है तो और आपने उसे ख़रीदा है एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, तो उस केस में वो आईटीसी अलाउ। मोटर व्हीकल्स पे जो आपने जीएसटी पे किया वो अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये 13 तक की सीटिंग कैपेसिटी वाली मोटर व्हीकल्स परचेज़ की हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, मतलब फर्दर सप्लाई, तो आपको अलाउड होगा। या आपने वो करी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आपका धंधा ही है बस चलाना, लोगों को लाना ले जाना जो आपके एम्प्लॉयज़ नहीं है उनके अलावा, तब वो अलाउड होगा। या आप ट्रेनिंग देते हैं ड्राइविंग की, तो उस केस में आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है 13 कैपेसिटी का अलाउ होगा अगर ये 3 केसेस हैं तो, अदरवाइज़ वो अलाउड नहीं होगा। दूसरा केस है यहाँ पर वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स जो आप बिज़नेस में ख़रीदते हैं और उसके ऊपर इनपुट जीएसटी देते हैं तो वो अलाउड नहीं है। उसे आप अपनी सेल के ऊपर, अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अपनी सेल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन उसी तरह की है कि आप उसको फर्दर सप्लाई के लिए, मतलब बेचने के लिए आपने ख़रीदा है तो आपको आईटीसी अलाउ होगा। आप गुड्स और के लाने ले जाने के लिए ख़रीदा है तो अलाउ होगा। पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए ख़रीदा है तो अलाउ होगा। या ट्रेनिंग इम्पार्ट कराने के लिए ख़रीदा है तो अलाउ होगा। ट्रेनिंग करने के लिए ख़रीदा है तो अलाउ होगा। इन सब के लिए अलाउ है। इसके आगे हम देखें तो स्पेसिफिक सर्विसेज रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, वेसल एंड एयरक्राफ्ट्स, इन सब में आईटीसी ब्लॉक्ड है। कि जैसे आपने कार ख़रीदी ऑफिस में डायरेक्टर को देने के लिए, तो कार के ऊपर जो आपने जीएसटी पे किया वो अलाउड नहीं है, उसको आप सेल पे जो आउटपुट जीएसटी होगा उस पर यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से कार की आपने इंश्योरेंस करी होगी तो उसके ऊपर भी आपने जीएसटी पे किया होगा तो उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसी तरह आपने कार की सर्विस कराई है तो उसके ऊपर भी आपने जीएसटी पे करा होगा सर्विस चार्जेस के ऊपर, तो उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने उनकी रिपेयर्स और मेंटेनेंस करवाते हैं गाड़ी की तो उसके ऊपर जीएसटी पे किया, उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अबव रूल्स भी अप्लाई होंगे कि कब मिलेगा, कि जब वो आप पैसेंजर्स और गुड्स को लाने ले जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो आप ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो आपने बेचने के पर्पज़ से ख़रीदी थी, तब वो अप्लाई होगा, मतलब तब वो अलाउड होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद फोर्थ आइटम है स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि नो आईटीसी अवेलेबल, इन केस में आईटीसी अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब बिजनेस के दौरान आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, डायरेक्टर्स के लिए,
कस्टमर्स के लिए फूड बेवरेजेस या आउटडोर कैटरिंग कराते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो आपका इनपुट जीएसटी होगा जो आपने पे किया वो आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट है, मतलब वो आप आगे अपने आउटपुट जीएसटी पर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चाहे डायरेक्टर्स के लिए हो, एम्प्लॉयज़ के लिए हो, ऑफिसर्स के लिए हो, पर्सनल यूज़ के लिए हो, ये अलाउड नहीं होगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, या फिर लीजिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स करते हैं, उनके लिए डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी दिया रेंट के ऊपर, वो अलाउ नहीं होगा। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं उनकी एम्प्लॉयज़ की, उसके ऊपर जीएसटी पे करोगे, वो अलाउ नहीं होगा। मेंबरशिप, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, ये सब मेंटेन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ये खर्चा एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, तो उसके ऊपर जो आप जीएसटी पे करेंगे वो अलाउ नहीं होगा। लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल बेनिफिट आप एम्प्लॉयज़ को देते हैं, उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं, वो भी अलाउ नहीं होगा। तो ऐसा सब क्यों किया इन्होंने? इसलिए किया कि ये सब बेसिकली एंड यूज़र आइटम्स है, कि ये सब एम्प्लॉयज़ कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इस पर डबल कमाई की जाए, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले भी लो और उसको आगे आउटपुट पर एडजस्ट भी मत करो, क्योंकि एंड यूज़र है। इसके आगे चलते हैं। तो अभी हमने कहा कि ये जो स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इन सब पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में है, वो भी समझ लेते हैं। कि जब आप फूड ड्रिंक्स वगैरह खरीद रहे हैं, बीवरेजेस खरीद रहे हैं, या ये आपका धंधा ही है, वही चीज़ आप आउटवर्ड सप्लाई भी कर रहे हैं, मतलब आप कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए चीज़ें के लिए आइटम्स खरीद रहे हैं और आगे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिनका मतलब ये बिज़नेस है, जिनका फूड का बिज़नेस है, जिनका ब्यूटी ट्रीटमेंट का बिज़नेस है, जिनका कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है, जिनका रेंटिंग का बिज़नेस है, जिनका लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस है, जिनका हेल्थ क्लब का बिज़नेस है, जिनका एलटीसी का बिज़नेस है, तो ये सब लोग जो सर्विसेज देंगे और उसके ऊपर पेमेंट करेंगे, इनपुट जीएसटी उनको अवेलेबल होगा। जो थर्ड पार्टी ये काम खरीद रही है उसको एप्लीकेबल नहीं है, उसको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। तो कब कब मिलेगा? जब वो सेम आउटवर्ड सप्लाई हो, मतलब जब आपका वो बिज़नेस ही हो, पार्ट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, या वो आप जो कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई कर रहे हैं उसका पार्ट है, तब आपको अलाउड होगा। या आप एम्प्लॉयज़ अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कानूनी रूप से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कानून कहता है। अब कानून का कहता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, तो उसमें प्रोविज़न है कि अगर आपके एक मिनिमम नंबर से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं तो आपको उनके लिए कैंटीन प्रोवाइड करनी है। तो कैंटीन प्रोवाइड करेंगे तो उधर आप उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में फूड के ऊपर जो भी जीएसटी होगा वो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है। इसके बाद हम बात करें तो फिफ्थ आइटम है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एक कंपनी कर रही है। अब वो कंपनी किस लिए कर रही है कि कंपनी को खुद की अपनी बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो उस केस में जो भी वो इनपुट जीएसटी देंगे बिल्डिंग बनाने का, जो सामान खरीदा या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की, उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसे एंड यूज़र माना जाएगा। उसके ऊपर वो आईटीसी को कैपिटलाइज कर सकते हैं, मतलब बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ लीजिए और उसके ऊपर फिर आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका धंधा है, आपका बिज़नेस है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप बिल्डर हैं और आपका बिज़नेस है कि आप दूसरों के लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उस केस में आप जो भी परचेजेस करेंगे उसके ऊपर जो भी जीएसटी पे करेंगे वो आप जब, क्योंकि बिल्डिंग बेचेंगे तो आपको आउटपुट जीएसटी देना ही देना है, क्योंकि आप बिल्डर हैं, आपके लिए तो ये बिज़नेस है। तो उस केस में आप इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने बिल्डिंग बनाई तो स्टार्टिंग में तो आपको जीएसटी नहीं क्लेम कर पाया, ब्लॉक्ड क्रेडिट था, लेकिन उसके 10-12 साल बाद सपोज़ कि आपने उसकी रिपेयर कराई, रिनोवेशन कराई, तो रिपेयर और रिनोवेशन तो एनुअल वर्क भी हो सकता है,
ठीक है ना, और ये तो बार बार होता रहेगा। तो इसके ऊपर जो आप एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी पे करेंगे उसका आईटीसी क्रेडिट आपको मिलेगा। इसी तरह से आपने अपनी बिल्डिंग के साथ साथ आपने अपनी फैक्ट्री में यूज़ करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी भी कंस्ट्रक्शन करी, वो भी अपनी साइट पर आपने बनवाई, तो उसके ऊपर जो आप आईटीसी पे करेंगे वो आपका अलाउड होगा। जो आप आईटीसी पे करेंगे वो आपका अलाउड होगा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो ये समझ में आ गया। सिर्फ अपनी बिल्डिंग के लिए जब आप कंपनी खुद बनवा रही है अपनी बिल्डिंग, तो उस वक्त जो आईटीसी हुआ वो कैपिटलाइज करना होगा। बाकी बाद में बनवा रही है, बाद में रिनोवेशन करा रही है या प्लांट एंड मशीनरी बनवा रही है तो अलाउड है, और जो बिल्डर्स हैं उनके लिए भी अलाउड है। इसके बाद 6th आइटम है कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर आपको पता ही है कि वो लोग जो कम रेट ऑफ टैक्स देते हैं सप्लाई के ऊपर। जैसे इसमें आपको पता है गुड्स के ऊपर ट्रेडर्स है तो 1% देना है, रेस्टोरेंट वाले हैं तो 5% देना है। तो इस केस में आपको ये जो जीएसटी पे करना है अपनी सेल के ऊपर, और ये आपको पता ही है गुड्स के केस में 1.5 CR की टर्नओवर की लिमिट है सेल की, और सर्विसेज के केस में रेट है 6% का, और इसमें टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख रुपए। हाँ, कुछ स्टेट्स के लिए ये लिमिट 1.5 करोड़ की जगह पे 75 लाख की है, ये आपको पहले पता ही है। अब इस केस में कंपोजिशन डीलर में जो भी डीलर है वो गुड्स को परचेज कर रहा है तभी तो सेल कर रहा है ना, तो जब वो परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो जीएसटी पे कर रहा है, तो वो जीएसटी का उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो उसके लिए ब्लॉक्ड क्रेडिट है। क्योंकि यही कंपोजिशन डीलर का रूल है कि उसे कम रेट से टैक्स इसीलिए देना है कि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद एनआरटीपी आपको मालूम ही है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कि जो इंडिया से बाहर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो इंडिया में किसी भी स्टेट में थोड़े टाइम के लिए काम करना चाहता है तो वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है एज एनआरटीपी। तो इस केस में वो जो भी परचेजेस करेगा इंडिया में उसके ऊपर उसे इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडिया में जो भी वो गुड्स और सर्विस खरीदेगा उसके ऊपर उसे इनपुट जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी वो सेल करेगा उसके ऊपर उसे अपनी जेब से मतलब आउटपुट जीएसटी पे करना होगा। हाँ, इसमें उसे एक छूट दी है कि वो अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहा है बाहर से और उसे इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी देगा और उसके ऊपर आईजीएसटी भी देगा। तो वो जो आईजीएसटी दे रहा है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, वो आईजीएसटी का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसके बाद 8th पॉइंट है पर्सनल कंजम्पशन। जब आप पर्सनल कंज्यूम करते हैं गुड्स को तो नेचुरली फिर आप उसका बिजनेस में क्लेम कैसे करेंगे, बिजनेस पर्पस तो हुआ ही नहीं, तो वो अलाउड नहीं है। इसी तरह से गुड्स अगर आपके लॉस्ट खो जाते हैं, अब सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का माल मंगाया जिस पर 28% जीएसटी दिया, 28,000 रुपये, और वो गुड्स आपके खो गए, लॉस्ट हो गए, या चोरी हो गए, या नुकसान हो गया, बह गई या आग लग गई, या आपने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, गिफ्ट दे दिया, या लोगों में फ्री सैंपल बांट दिए, तो इसका मतलब ये जो गुड्स थे 1 लाख रुपए के, जो आपके इनमें से कोई भी घटना हुई जिसमें, तो वो आपके बिके तो है ही नहीं। तो आपके वो बिके नहीं है तो उसका आउटपुट जीएसटी कुछ लगा नहीं, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसमें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसके ऊपर जो आपने परचेस के ऊपर जीएसटी पे किया वो आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट है, वो आप क्लेम नहीं करोगे, मतलब वो आप रिवर्स करोगे। आप शुरुआत में तो क्लेम कर ही लोगे, लेकिन उसके बाद जब भी आप जितने भी अमाउंट का हर महीने आपके गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, स्टोलन हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, गिफ्ट हो जाते हैं, फ्री सैंपल दे देते हो, उन सब की आपको वैल्यू निकालनी है और उतने अमाउंट का आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि इस पे कोई आउटपुट जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। और 10th पॉइंट है एनी टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, जहाँ पे इवेजन के कारण आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगती है, टैक्स लगता है, या फिर कॉन्फिस्केशन हो जाता है गुड्स का कॉन्ट्रावेंशन के कारण और फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है।
तो वो जो टैक्स आप पे करते हो 74 में या 130 में या 129 में डिटेंशन हो जाता है गुड्स का, कन्वेंस का, उनका सीज़र हो जाता है और सीज़र होने के बाद ही उनका कॉन्फिस्केशन होता है। तो इन सब के अंदर जो भी आप टैक्स पे करेंगे वो सब ब्लॉक्ड क्रेडिट है, वो सब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह का आपके ऊपर पनिशमेंट के ऊपर डबल पनिशमेंट है कि उसका आप कोई बेनिफिट नहीं लेंगे क्योंकि आपने पहले कोई बेईमानी की है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ब्लॉक्ड क्रेडिट, इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स स्टडी किए, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले मोटर व्हीकल्स की परचेज़ करने के ऊपर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में मिलेगा, कुछ केसेस में नहीं मिलेगा। वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स के परचेज़ करने पे नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में मिलेगा। स्पेसिफिक सर्विसेज जो मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स के ऊपर दी जा रही हैं, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इसके एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी का ब्लॉक्ड क्रेडिट होगा। इसके बाद स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जैसे फूड्स, बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, सर्जरी, लीजिंग, लाइफ एंड हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ क्लब्स, एलटीसी, कुछ केसेस में इनके ऊपर मिलेगा। फिर इसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में अपनी बिल्डिंग बनाई अपने बिजनेस के लिए, तो उसके ऊपर आईजीएसटी या आईटीसी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जिसके बाद कंपोजिशन डीलर को नहीं मिलेगा, एनआरटीपी को नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन है तो नहीं मिलेगा, गुड्स चोरी हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गिफ्ट कर देते हो, फ्री सैंपल देते हो तो नहीं मिलेगा, कोई टैक्स पे के अंडर दिस 3 सेक्शन 74, 129, 130 तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे है रूल 42। रूल 42 इज मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी वेयर इनपुट ऑन गुड्स और इनपुट ऑन सर्विसेज आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। कि जब आप परचेजेस करते हैं गुड्स और सर्विसेज की और आईटीसी लेते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं, लेकिन जो आप सेल कर रहे हैं, जो आप सप्लाई कर रहे हैं, उसकी कुछ पार्ट तो गुड्स और सर्विस का टैक्सेबल है, उसके ऊपर आपका आउटपुट जीएसटी लगेगा, और कुछ केसेस में वो एग्जेम्प्ट है कि आउटपुट जीएसटी नहीं लगेगा। तो उस केस में आप कितना इनपुट सर्विस का जीएसटी क्लेम करोगे वो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। तो इसके लिए इसमें मैंने ये एक स्टेप्स लिखे हैं, बताया आपको। इसको समझने से पहले एक और टेबल समझते हैं छोटा सा यहाँ पर, कि सपोज़ करिए टोटल आईटीसी जो आपको मिलेगा, वो टोटल आईटीसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं टी। अब इस टी को, टोटल आईटीसी को, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ हमें पता है कि हमने इसमें से कुछ एक्सक्लूसिवली खरीदे ही या चीज़ें फॉर पर्सनल पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस। कुछ चीज़ें ऐसे खरीदी हैं जो कि सीधा सीधा हमने एग्जेम्प्टेड सप्लाई के रूप में बेचनी है। कुछ चीज़ें हमने ऐसे खरीदी हैं जो कि हमारी इनएलिजिबल सप्लाईज या ब्लॉक्ड क्रेडिट जो भी हमने पढ़ा 17(5) में, उसका पार्ट बनती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमने खरीदी हैं जो सीधा सीधा हमें बेचनी है और जिसके ऊपर टैक्स भी लगता है, मतलब आउटपुट जीएसटी लगता है, उसे हम T4 से डिनोट कर रहे हैं। और कुछ ऐसी हैं जो कि ज़ीरो रेटेड है, उसको भी हम T4 से ही डिनोट कर रहे हैं। तो पर्सनल यूज़ करने वाली चीज़ें जो हम खरीदते हैं उसको हम T1 कहते हैं, उस टैक्स को, उस इनपुट टैक्स को। एग्जेम्प्ट वालों को हम कहते हैं T2, इनएलिजिबल सप्लाईज ब्लॉक्ड क्रेडिट वालों को कहते हैं T3, और टैक्सेबल और ज़ीरो रेटेड को हम कहते हैं T4। इसके अलावा कुछ ऐसी भी हमने गुड्स और सर्विसेज परचेज़ की होंगी जो कि आपकी यूज्ड होती हैं कॉमन फॉर बोथ टैक्सेबल सप्लाईज एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। कि जो जैसे फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, तो रेंट तो उधर से रेंट में तो क्या हो रहा है, फैक्ट्री तो दोनों चीज़ों के बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वो तो कॉमन खर्चा हो गया ना। डायरेक्टर कोई एडवोकेट हायर किया या हमने कोई सीए हायर किया, तो सीए तो पूरे अकाउंट्स को देख रहा है, तो सीए को जो हमने ऑडिट फीस के ऊपर जीएसटी पे किया, तो वो क्या हो गया, कॉमन आईटीसी। उस कॉमन आईटीसी को हमने डिनोट करना है एज C2।
ठीक है। अब उसके बाद जो इस कॉमन C2 को हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन में बांटना है। किसकी प्रोपोर्शन में, कितना इसमें से हमने एग्जेम्प्टेड सप्लाई की टर्नओवर और कितनी हमारी टोटल टैक्सेबल सप्लाई की टर्नओवर है। तो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को हम मान लेते हैं E, और टैक्सेबल टर्नओवर और एग्जेम्प्टेड को जोड़ के हमारी हो गई F, टोटल टर्नओवर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड। तो एक तरह से प्रोपोर्शन निकल आएगी, E/F करेंगे तो प्रोपोर्शन निकल आएगी। और C2 हो गया कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब हम इसको E/F से मल्टीप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला लगा के, तो ये D1 आ जाएगा हमारे पास। D1 क्या हो गया, D1 हो गया ITC रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, जिसको हम D1 कहेंगे, ITC रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। और अगर साथ ही साथ में गवर्नमेंट ये सोचती है कि आपका जो भी कॉमन ITC है उसका 5% हम मानेंगे कि आपने उसे पर्सनल यूज़ किया है या नॉन बिजनेस यूज़ किया है, तो 5% ऑफ C2 को गवर्नमेंट ने फिक्स करके मान लिया है कि आपका पर्सनल पर्पस माना जाएगा। तो वो से हम मान लेते हैं D2। तो C2 के 3 कंपोनेंट हो गए, एक एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड, एक पर्सनल से रिलेटेड, और जो बाकी बचा C2 में से ये D1 और D2 अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास तीसरा बचा नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाईज, कि जो कॉमन क्रेडिट टैक्सेबल सप्लाईज के लिए अवेलेबल है। तो वो कॉमन सप्लाईज जो टैक्सेबल के लिए हम इनपुट को क्लेम कर पाएंगे वो अमाउंट होगा C3, विच इज़ इक्वल टू C2 माइनस D1 माइनस D2। D1 हो गया एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड प्रोपोर्शनेट, और D2 हो गया 5% ऑफ टोटल कॉमन क्रेडिट जो हमने माना टुवर्ड्स बिजनेस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि हम टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे निकालेंगे कि जो हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट ये है कि पहले तो हम कितना हम क्लेम करेंगे, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, और उसके बाद उसमें से कितना हमें वापस करना होगा, क्योंकि जिस चीज़ को हमें वापस करना है वो हम पहले से नहीं निकाल सकते, वो बाद में फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। इसलिए पहले हम टोटल ITC को क्लेम करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका कुछ पार्ट रिवर्स करेंगे। तो अब सपोज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, जो मान लेते एक महीना होगा कि जनवरी का या फरवरी, कोई भी महीना, उसमें टोटल ITC जो अवेलेबल है वो है 55,000, 55 lakhs, 55 करोड़, कुछ भी हो सकता है। हमने एज्यूम किया 55 की क्यों फिगर लिए, वो भी एक क्विज़ है इसमें। अब अगर आप 1 से लेकर 10 तक की डिजिट्स को ऐड करेंगे तो वो 55 बनता है। तो अब इसमें तो जो टोटल ITC आपका एक टैक्स पीरियड में है उसमें से आप पहले लेस करेंगे ITC टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और पर्सनल पर्पस। वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते तो वो आप इसमें से हटा दीजिए। वो मैंने मान लिया 10, तो रह गया आपका कितना 45। फिर आप वो भी लेस कर लीजिए जो आपका फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए खासकर मतलब एक्सक्लूसिवली है, जो वही चीज़ जो आप बेच रहे हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वही चीज़ आपने खरीदी है, तो वो भी माइनस कर दीजिए, -9 बच गया 36। फिर आप तीसरा लेस करेंगे वो चीज़ें जो आपने खरीदी जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट है, इन एलिजिबल अंडर सेक्शन 17(5), जो भी हमने डिस्कस किया था, फूड, बेवरेजेस, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, वेसल, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, तो वो सब भी आप इधर से लेस कर देंगे। -8 किया तो रह गया 28। तो ये जो बैलेंस हो गया ना, तो ये पर्सनल, एग्जेम्प्ट और ब्लॉक्ड क्रेडिट घटाकर वो तो हम क्लेम ही नहीं कर सकते, तो बैलेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालेंगे। तो 55 में से ये -10, -9, -8 किया
तो बैलेंस रह गया 28। इसको हम मान रहे C1। अब C1 में से हम फिर लेस करेंगे ITC टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब जो फुल्ली एलिजिबल है। अभी हमने C1 को हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले आए। इसमें से जो टैक्सेबल, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ पेपर के ऊपर, ये हम GST की साइट पर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। ये सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अपने मैनुअली कर रहे हैं, वर्किंग नोट्स में कर रहे हैं। तो हम उसमें से ये इसलिए निकाल रहे हैं जो ITC, मतलब जो गुड्स हमने खरीदे हैं टैक्सेबल गुड्स, जो कि आगे टैक्सेबल ही बिकने हैं, तो वो अमाउंट अब हम इसमें से ITC का लेस कर देंगे, क्योंकि उसका तो हमें बाद में पूरा क्लेम मिलना है। तो ये जो 21 बचा C2, C1 माइनस T4, ये हो गया C2। तो C2 आपका हो गया कॉमन ITC अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट। ये कॉमन ITC है कि जो आप नहीं कह सकते कि ये एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए है या फिर ये टैक्सेबल सप्लाईज़ के लिए। तो जैसे मैंने बताया, रेंट हो गया और आपका ऑडिट फीस हो गया, या प्रोफेशनल चार्जेस के ऊपर आपने GST पे किया, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपने C2 को क्या करना है, C2 में से आपने D1 और D2, ये मैंने अभी पहले आपको समझाया था, ये दोनों माइनस करने हैं। D1 कैसे निकालेंगे, D1 आपको बताया था, D1 इज इक्वल टू E मतलब एग्जेम्प्टेड सप्लाईज अपॉन टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाइड बाय कॉमन क्रेडिट मतलब C2, तो ये आपका आ जाएगा D1। और साथ ही साथ D2 भी आपको पता है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इट इज़ 5% ऑफ C2। कॉमन क्रेडिट का 5% मान लिया पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये दोनों अमाउंट मैंने ले लिया -6 और -5। तो बैलेंस आपका नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट हो गया C3, जो कि आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, प्लस T4 जो आपका था ही पूरा एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, तो वो भी आप इसमें जोड़ लेंगे। तो C3 और T4 जब आप जोड़ेंगे ये बन जाएगा टोटल एलिजिबल क्रेडिट। अगर इक्वेशन फॉर्म में देखें तो T मतलब टोटल ITC में से हम T1 T2 T3 माइनस कर दिया, तो यहाँ तक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा T1 माइनस T2 माइनस T3, ये हो गया आपका C1। और C1 में से माइनस किया T4, तो ये हो गया C2। और C2 में से माइनस किया फिर आपने D1 D2, तो ये हो गया C3। और फिर आपने इसमें T4 जोड़ दिया, तो ये हो गया TC टोटल एलिजिबल क्रेडिट। तो इसके ऊपर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको 100% आना है, तो उसको आपने करने के लिए यही समझना है, इस टेबल को अच्छी तरीके से याद रखनी है, तभी आप वो क्वेश्चंस ठीक तरह से कर पाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।